अस्सलाम वालेकुम, सिद्दीकी बर्ड्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर अनवर इम्तियाज़, और आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे ज़ेब्रा फिंचेस के बारे में और भी बहुत सारी मालूमात, न्यू फ्रेंचेस के बारे में, और बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। और इंशाल्लाह आपको न्यू फ्रेंचेस को बर्ड्स के बारे में और डिटेल्स भी मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मिस्टर अनवर इम्तियाज़, आपको सिद्दीकी बर्ड्स पे खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और कितने टाइम से इस फील्ड में हैं। मेरा नाम अनवर इम्तियाज़ है और मैं मेनली जो है वो एग्जीबिशन ज़ेब्रा फिंचेस जो है वो ब्रीडर हूँ। और इनके अलावा मेरे पास कुछ डाइवरीज भी हैं जिसे सोसाइटी फिंचेस भी कहते हैं, और उसमें यूरो की डिफरेंट कलर्स और म्यूटेशन हैं। और मैंने अपना जो समझने के हॉबी है वो 2013 में स्टार्ट किया, और 2013 के सितंबर में मैंने कुछ पैट क्वालिटी CFW ब्लैक चीक और ब्लैक चीक ज़ेब्रा फिंचेस मतलब अपने पास कॉलोनी रखी। और मतलब ये समझने के उस वक्त मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं शायद आगे इतना जाऊँगा, बस वो एक समझने की शुरू में कमर्शियल एस्पेक्ट से कोई 10-20 पेयर CFW ब्लैक चीक के थे, 10-20 पेयर जो है वो। तो आपको बेसिकली इंटरेस्ट फिंचेस में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मतलब ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा नहीं यार फिंचेस के बारे में, ज़रा पहले हॉबी थी, सिर्फ शौक में शुरू किया, डायरेक्टली एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचा कि मैंने बिल्कुल समझने के एक शौक भी था। अच्छा। और प्लस ये समझने के थोड़ा सा पैसिव इनकम हो जाए। उस वक्त भी मैं जॉब के अपने इनिशियल स्टेजेस में था, मेरा करियर शुरू हुआ था नेशनल बैंक में। और तो मुझे अट्रैक्ट किया बेसिकली मेरे एक दोस्त है। अच्छा। ये शौक लगा दिया, मतलब मुझे, उनका नाम था साद हनीफ। और अब वो खुद तो नहीं हॉबी में, लेकिन हमने सबक याद किया और हमारी छुट्टी नहीं होती। तकरीबन ऑलमोस्ट आपको अराउंड 9-10 साल हो चुके। तकरीबन आप लगा लें, मुझे रफली कोई 9.5-10 साल हो गए हैं हॉबी में। और ये एक बड़ा लंबा जर्नी है। और मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि समराइज़ करूँ, क्योंकि स्टोरी तो काफ़ी जो है वो हमारी लंबी है। एक शॉर्ट प्रोफाइल मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने जो हॉबी शुरू की सन 2013 से की। ठीक है। और CFW ब्लैक चीक वगैरह जो कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस है वो रखी। उसके बाद इंटरनेट पे प्रोफाइल्स देखी, डच ब्रीडर्स का काम देखा। जो डच ब्रीडर्स से मुराद हॉलैंड में, बेल्जियम में, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डिफरेंट कलर्स देखे, फुल ऑरेंज स्पेशली, पेस्टल ब्लैक फेस वगैरह। तो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब अगर इस तरह की क्वालिटी ज़ेब्रा फिंचेस कराची में अवेलेबल हो जाए मुझे। और मेरी किस्मत अच्छी थी, सन 2010 से सन 2013 तक बहुत क्वालिटी ज़ेब्रा फिंचेस हैं। मतलब फिंचेस में आपको सोने की चिड़िया नज़र आ गई, तो इसलिए आपने। हाँ बिल्कुल, मुझे वो शौक हुआ गोरों का सेटअप देखे, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छी तरह से फिंचेस रखूँ। एक स्पेसिफिक आपका कोई इंस्पिरेशन है या फिर आपने मल्टीपल लोगों को देखा, या कोई स्पेसिफिक कोई इंस्पिरेशन है? हाँ बिल्कुल इंस्पिरेशन है, और इंग्लिश शेप बहुत अट्रैक्ट किया इंग्लिश शेप में। अच्छा। और डच में कलर्स ने बहुत वो किया। तो मेनली अगर आप इंग्लैंड की बात करें या UK की बात करें तो डेफिनेटली पीटर हैरिसन और मौजूद हैं, इस तरह के शेप्स के इन्वेंटर हैं। उनकी लाइफ के तकरीबन 40 साल उन्होंने ज़ेब्रा फिंचेस को दिए हैं लगभग, और उसमें से 25 ईयर्स वो टॉप चार्ट्स में रहे। UK की किसी भी शो में अगर वो अपने बर्ड्स डालते हैं तो वहाँ पर पहली दूसरी पोजीशन। तो इस तरीके के शोज़ पाकिस्तान में होते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में शोज़ हुए हैं, और उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। और मैं थोड़ा सा अपना बस एक छोटा सा प्रोफाइल बता दूँ। 2013-14 में मुझे अच्छी ज़ेब्रा फिंचेस मिल गई थी। मैं वहीं आता हूँ अपने टॉपिक पे, और मैंने उनको ब्रीड करवाया। ख़ास तौर पे पेस्टल पे मैंने काम किया। पेस्टल हो गया, ग्रे, मतलब ये कि इंग्लिश फीचर्स में मैंने कन्वर्ट किया, ग्रे से उसको लगाया। नॉर्मल ग्रे इंग्लिश में मुझे मिल गया था। तो बहरहाल फिर अल्लाह पाक में सन 2014 में एक शो हुआ था कराची में, स्टॉक बर्ड शो, और उसका जो सहरा जाता है वो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल फाउंडेशन को जाता है। अच्छा। एक कराची बेस्ड एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉडी थी, जिसमें टोटल 7 डिवीज़न थे मुख्तलिफ, मतलब जिसमें लव बर्ड अलग था, बजरी अलग था, ज़ेब्रा फिंचेस अलग थी, मुर्गियों का अलग वो था, बड़े पैराकीट्स का। तो बहरहाल उन्होंने पहला शो कराया 2014 में। मैंने उस शो में जो ज़ेब्रा फिंचेस की क्वालिटी और एक छत के नीचे जो ज़ेब्रा फिंचेस देखी हैं, मैंने लाइफ में अभी तक नहीं देखी। बहरहाल मैंने उस शो में
सिल्वर कैटेगरी यानी डाइल्यूट कैटेगरी में पूरे शो में अच्छा। मैंने कोई बड़ी पोजीशन नहीं ली, लेकिन मैं बिल्कुल नया था, 2014 एक साल मुझे हुआ था, लेकिन जो चीज़ें मैंने ब्रीड करवाई थी इलाहाबाद में, मुझे उस शो में डाइल्यूट में सेकंड पोजीशन दिलवाई। अच्छा, सेकंड जो कि बहुत उस वक्त भी बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत अच्छी ज़ीब्रा फिंचेस में उनके पास में। फिर 2014 में हुआ और उसके बाद हाँ, मैं काम करता रहा। मैंने समझने के डिफरेंट शेड्स पे, मतलब समझ लें डच इंग्लिश कुछ मिक्स काम करता रहा, पेस्टल बनाए, और अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ। 2016 में एक और इंटरनेशनल लेवल का शो हुआ, जो कि बहरीन से आए हुए एक जज जाहिद अहमद साहब ने जज किया ज़ीब्रा फिंच का। मतलब ये अगेन पाकिस्तानी एग्रीकल्चर फाउंडेशन का शो था, जो कि एक्सपो सेंटर में हुआ था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए चैम्पियन मैंने विन किया, ज़ीब्रा फिंचेस चैम्पियन। हाँ, मतलब और भी क्लासेस होती हैं, ओपन क्लास भी होती है, जिसमें इंपोर्टेड बर्ड्स भी लोग लेकर आते हैं अपने। तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कैटेगरी विन की, उसमें मेरे घर के पट्टे थे। बेसिकली बीइंग अ चैम्पियन, मतलब चैम्पियन होना ये ज़रूरी है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो आपकी होम ब्रेड। मतलब मैं आपको ज़ेब्रा फिंचेस का चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह 2016 चैम्पियन मैं बिल्कुल। तो ज़ेब्रा फिंचेस के चैंपियन हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके भी कोई सवालात वगैरह हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल आगाह कीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि हम अनवर भाई से पूछ के आपको उस बारे में ज़्यादा बेहतर डिटेल फराहम करें। उस शो में कराची के मेनली सारे टॉप ब्रीडर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने मेहनत पे भरोसा तो था, लेकिन इतना नहीं था कि यार मैं मतलब चैम्पियन बनूंगा, और मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। लेटर ऑन 2016 में एक और इंटरनेशनल लेवल का शो हुआ, जो कि हुआ था नेशनल म्यूजियम कराची में। वो एक अलग ब्रीडर हैं कराची के, मोहम्मद अरसलान, उनके साथ पार्टनरशिप में थे फैज़ान, उन्होंने विन किया। और उसके बाद जो एक और शो हुआ 2017 में, जो कि अगेन एक्सपो सेंटर में हुआ, और इंटरनेशनल जजेस उसमें भी थे, और वो विन किया जनाब इमरान अख्तर साहब ने। और बहुत एक नामवर फैंसियर हैं, बहुत बड़े ब्रीडर हैं कराची के। और उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली कराची में शोज़ जो हैं वो नहीं हुए, और ये बड़ी डाउन साइड है हमारी वाली। शोज़ ना होने की सबसे बड़ी वजूहत क्या है? यार, शो ना होने की सबसे बड़ी वजह कौन बेड़ा उठाएगा? बेड़ा कौन उठाएगा? बात ये है कि ये जो शोज़ होते हैं, अगर आप एक समझने की कोई अफोर्डेबल सा भी वेन्यू लेते हैं, जी, और अगर आप एक इंटरनेशनल जज को नहीं बुलाते, मेरा ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जज जो है वो सर्टिफाइड जज हो, या एक नामवर जज हो, मतलब जिनका दुनिया में नाम है। मतलब मिसाल के तौर पे बहरीन में बहुत अच्छे जजेस हैं, यूएई में आपको बहुत अच्छे जजेस मिल सकते हैं। और लेकिन बात ये ना कि वो कॉस्ट है, वो कौन बेयर करेगा उनको। तो ऐसा कोई मतलब सजेशन आपकी तरफ से कि जो हमारे फेंसेस वगैरह देख रहे हैं, तो फेंसर्स की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है, या ऐसी हमारी तरफ से क्या एफर्ट हो सकती है कि ये चीज़ें दोबारा से बहाल हों, ऐसे कंपटीशन शोज़ वगैरह एग्जीबिशंस दोबारा से होने लगे? सबसे पहले तो देखें, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जो ब्रीडर्स हैं मुख्तलिफ, मैं देखता हूँ कि मैंने अभी डफ में, मतलब एक मैंने देखा कि कुछ लोग जमा हुए डफ के ब्रीडर, मैंने पहली बार देखा कि डफ पे काम करने वाले लोग जो है वो एक जगह बैठे एक छत के नीचे। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, आइडियाज़ पे काम करेंगे जी, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्यों नहीं है। ये जो पहले शो हुआ है, जो पहले शोज़ हुए कराची में, वो भी मतलब एक समझने के कोई वन मैन शो नहीं था। अच्छा। उसके लिए पूरी टीम्स थी, हर डिवीज़न का एक हेड था, शो टीम थी, बजरेगर की अलग शो टीम थी, वो पूरी मैनेजमेंट है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, लोग साथ बैठें, अपना अपना इनपुट दें। कुछ ब्रीडर्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन चाहिए, जो आपस में सोसाइटी के हैं, कंट्रीब्यूशन की बिना, और हमें कुछ स्पॉन्सर्स मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पॉसिबल है इंटरनेशनल शोज़, क्यों नहीं। और यही शोज़ ही हॉबी की, एग्जीबिशनिज्म की असल रूह है। पूरी दुनिया में जहाँ हॉबी परवान चढ़ती है वहाँ पर शोज़ होते हैं। अभी फिर मेरा ख्याल है इटली में है वर्ल्ड शो फिंचेस की जो स्पीशीज़ है। मैं पोस्ट देख रहा था अभी डेक्स्टर मॉर्गन, जिनकी यहाँ पर ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ग्रे, जोरो, पर्ल ग्रे अवेलेबल है। ठीक है। तो वो अगेन इंटरनेशनल शो कराने जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना में भी वहाँ पर एक आध शो हुआ था। अच्छा, कोरोना के दौरान भी? हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, मतलब शोज़ बहुत ज़रूरी है। शोज़ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप हमें कुछ ज़ेब्रा फिंचेस के बारे में मज़ीद डिटेल में बताएं कि टाइप्स ऑफ ज़ेब्रा फिंचेस और क्या होती हैं, और इसके बारे में ज़रा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, ज़ेब्रा फिंचेस बेसिकली जो उनका ओरिजिन है, यानी कि नेचुरल जो हैबिटेट है उनका, वो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से कई दहाइयों पहले, इनफैक्ट शायद मेरी सदी पहले जी, उन्हें कैप्टिविटी में लाया गया
डिफरेंट लोगों की तरफ मतलब वो लेकर आए उसको, यानी कैप्टिविटी से मुराद ये कि एक वाइल्ड बर्ड को आप केज बर्ड बना रहे हैं, तो वो हाँ उसका जो डर है उसकी ओवरऑल जो पूरा एक मतलब बर्ड का एक आप उसको एक नेचुरल हैबिटेट से लेकर आ रहे हैं और उसको कैप्टिविटी में, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। अच्छा, तो खैर उसकी उस पर यूरोप में बहुत सालों से काम हो रहा है। अगर आप बात करें ज़ीब्रा फिंच सोसाइटी यूके की जी, वो 1952 में बनी और उसके बाद से वो कंटिन्यूस मतलब शोज़ हैं, मीटिंग्स हैं उनकी। और ज़ीब्रा फिंचेस की अगर आप ये बात करें कि कलर्स में, तो कलर्स ज़ीब्रा फिंचेस के मुख्तलिफ हैं, म्यूटेशन मुख्तलिफ हैं। आमतौर पे जो पैड साइज ज़ीब्रा फिंचेस लोग रखते हैं उसमें मतलब नॉर्मल ग्रे है, जिसे ग्रे कलर की जो ज़ीब्रा फिंच होती है, CFW है जिसे लोग वाइट कह रहे होते हैं, पेंगुइन दिखेगी आपको, सिल्वर दिखेगी, फाउन दिखेगी, मुख्तलिफ किस्म की ज़ीब्रा फिंचेस लोकली अवेलेबल हैं। अगर हम ये बात करें कि फिर उनमें टाइप्स क्या हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब पेट क्वालिटी जो कि नॉर्मल साइज़ की ज़ीब्रा फिंचेस हैं वो जो लोग ब्रीड करवाते हैं, इसके अलावा बिगर साइजेस पे आप आ जाते हैं, शेप्स आ जाते हैं। दुनिया में तो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ज़ीब्रा फिंचेस को मेनली अगर देखा जाए। एक इंग्लिश शेप है, ठीक है, जो इंग्लैंड और उसके अतराफ़ में जो मतलब जो कंट्रीज़ हैं जो भी हैं वहाँ पर जिस शेप पे काम किया जाता है वो बर्ड कॉपी होता है, गोल होता है। हमारे पास इस तरह के बर्ड बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड पे भी लगे हैं। और जैसे ये CFW ब्लैक चीक की एक हैन है हमारी। अच्छा, ये बेसिकली इंग्लिश फीचर्स में या इंग्लिश डच कुछ मिक्स है, तो इस तरह के बर्ड हैं। ये सारे मेनली जो है ना पीछे इंग्लिश फीचर के बर्ड लगे हैं। इंग्लिश डच में अगर आप बात करें, हॉलैंड यानी नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इन लोगों का एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, इन लोगों का स्टैंडर्ड अलग है। सही है। शो जब होता है तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मैच किया जाता है। मतलब शो में जो बर्ड आते हैं उनका एक स्टैंडर्ड ड्रॉन होता है, बनाया जाता है कि यार इसका शेप ऐसा होना चाहिए, चोंच इतनी छोटी होनी चाहिए, कॉबी होना चाहिए। तो यूके के जो बर्ड्स हैं वहाँ का राउंड कॉबी स्टैंडर्ड है। और जो अगर हम बात करें डच साइड या यूरोपियन साइड, वहाँ पर वो लोग कलर को, मार्किंग को बहुत ज़्यादा वो करते हैं फोकस। और ये समझ लें कि कलर में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ का बर्ड, और समझ लें कि मार्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। दुनिया में 2 नीदरलैंड से, चेक रिपब्लिक से, मुख्तलिफ जगहों से, यूरोप में और जगहों पर भी हैं ज़ीब्रा फिंचेस, लेकिन बेसिकली वो स्टैंडर्ड या शेप 2 हैं बेसिकली मेन। एक तो राउंड कॉपी है जो यूके का है और दूसरा डच है। और ये समझने के थोड़ा ज़ीब्रा फिंचेस के बारे में कि किस किस तरह की ज़ीब्रा फिंचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, आपके पास मतलब कौन कौन सी ज़ीब्रा फिंचेस है, कौन कौन सी आपके पास? मैंने समझने के मेनली जो है वो जो शेप पे काम किया है वो यूके है, और मैंने कन्वर्जन पे काफ़ी काम किया। मैंने फुल ऑरेंज को इंग्लिश फीचर में कन्वर्ट किया। अच्छा, 3B को मैंने इंग्लिश फीचर में कन्वर्ट किया, पेस्टल को मैंने इंग्लिश फीचर में कन्वर्ट किया। यानी बेसिकली डच बर्ड और इंग्लिश बर्ड को मैंने एक तो कन्वर्जन की, प्लस जो बेसिक कलर्स हैं नॉर्मल ग्रे, CFW, फॉन, पेस्टल। 2016 में एक बहुत अच्छी शिपमेंट आई थी पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन की बहरीन से, उससे मैंने बर्ड्स बाई किए थे और ब्रीड कराए, काफ़ी पेडिग्री यंग फैंसियर्स को दी भी। उसके बाद मैंने समझने के जो मतलब समझने के लास्ट जो मेरी फिर मैंने 2018 में, 2016 के बाद 2018 में एक फुल ऑरेंज पे काम करना शुरू किया, क्योंकि बिल्कुल नापैद हो गए थे फुल ऑरेंजेस। मतलब किसी के पास साइजेस में मिलता ही नहीं है। मैंने एक नीदरलैंड और बेल्जियम की कंबाइंड शिपमेंट थी, उससे बर्ड्स बाई किए, उन पर 1-1.5 साल काम किया, फुल ऑरेंज प्रोड्यूस किया 2020 में। और कराची के और लाहौर के बहुत अच्छे फैंसियर्स को फुल ऑरेंज प्रोवाइड किया मैंने, जंबो साइज़ के फुल ऑरेंज अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन वो अगेन वो डच शेप में थे। ठीक है, कराची में स्टिल अगर आप देखें तो इंग्लिश म्यूटेशन जो हैं ज़ीब्रा फिंचेस की ना, मतलब उनकी अभी तक कमी नज़र आती है। मैंने सितंबर 2021 में इंग्लिश ज़ीब्रा फिंचेस की म्यूटेशन मंगवाई बहरीन से। अच्छा, और उसमें इंग्लिश फुल ऑरेंज है, पेस्टल BFVB है, पेस्टल BB है, ग्रे BFVB है, ग्रे चीक BFVB है, CFW BB, मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूटेशन मंगवाई मैंने। तो जब आप बर्ड्स वगैरह मंगाते हो तो बर्ड्स को इंपोर्ट कैसे कराया जाता है? यार बहुत सिंपल है, सर्विसेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और ये समझ लें कि
2 से 3 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो कि बहुत प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैंने जिनसे मंगवाई है, अगर मतलब यंग फैंसियर्स को कोई इस हवाले से कोई भी बात करनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल। मैं नाम भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि बहुत फेमस हैं। रिजवान अनवर सरगोदस हैं, सारे एवियरीज उनके बिज़नेस का नाम है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आप उनके थ्रू बर्ड मंगवा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप पेमेंट जो है वो उनके थ्रू भी करवा सकते हैं बाहर, जहाँ या आप अपना कोई मीडियम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट का। बर्ड्स आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पिक करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कराची एयरपोर्ट पे काम नहीं करते। कराची एयरपोर्ट पे? हाँ, वो बेसिकली मंगवाते हैं इस्लामाबाद पे, वहाँ से फिर वो हमें यहाँ पे कराची में मेरी शिपमेंट। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आप इस इंडस्ट्री में आप किसी से आपको इंस्पिरेशन मिली और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोगों में इंटरेस्ट आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो एक न्यू फैंसियर अगर इस बिज़नेस में आना चाह रहा है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो स्टार्ट किस तरीके से ले? ये डिपेंड करता है आप किस स्पीशी की बात करें। वैराइटीज़ काफ़ी हैं। कमर्शियली अगर काम करना है तो बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप, मैं कहता हूँ, अगर बंदा कॉमन वीज़ा फिंचिस पे भी काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये समझने के मार्केट में या किसी अच्छे ब्रीडर के पास से वो कॉमन ज़ीब्रा फिंचेस के मैं रिकमेंड करता हूँ यंग बर्ड्स ले, बंदा पट्ठे ले। अच्छा, पट्ठे ले, आप बड़े बर्ड्स से रिकमेंड नहीं? स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मिसाल के तौर पे कोई तकरीबन ये समझ लें कि 20-25 हज़ार रुपये किसी बंदे की, तो वो मैं कहता हूँ कि कॉमन ज़ीब्रा फिंचेस पे जा सकता है। उसमें अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 600 to 700 पर पेयर मिल जाता है, मतलब। तो इसको पूरा सेटअप करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? बर्ड्स मिसाल के तौर पे परचेज़ कर लिए, अब इस पे बात आ जाती है मुख्तलिफ, उनको रखना कैसे है, केजेस वगैरह उनके कैसे होने चाहिए? अगर आप यंग बर्ड्स बाय करते हैं पट्टे, तो आप मेल फीमेल यानी नरों को अलग एक फ़्लाइट केज में रखें जी, और मादाओं को अलग फ़्लाइट केज में रखें। फ़्लाइट केज यानी जो फ्लाइंग केज होता है, द बिगर द बेटर। बिगर द बेटर, हाँ, लेकिन एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि 4 बाई 1.5 का साइज़ होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, वैसे तो 6 बाई 3 5 बाई 2.5 मुख्तलिफ फ़्लाइट्स बन सकती हैं। 10 बाई 10 का कमरा कर दें आप। जितना बड़ा फ़्लाइट केज उतनी अच्छी बात है। तो जब आप यंग बर्ड्स बाय कर रहे हैं, आप नर अलग रेस करें, मादाओं को अलग रेस करें। ठीक है। उनकी एज होती है मेच्योरिटी की ज़ीब्रा फिंचेस की, जब वो अचीव कर जाएँ वो तकरीबन 6-7 महीने में। क्या होती है कि जब वो कॉमन ज़ीब्रा फिंचेस मेरे ख्याल 6-7 महीने में मेच्योर हो जाती होंगी। अगर एग्जीबिशन ज़ीब्रा फिंचेस की बात करें तो कोई प्रॉपरली देखा जाए, इंग्लिश तो तकरीबन 8 से 10 महीने, साल भी ले लेता है, मतलब। अच्छा, वो डेवलपमेंट फीचर होती रहती है उसकी। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे एहतियात की जा सकती है? क्योंकि अगर न्यू फैंसियर है तो उससे ज़ाहिर सी बात है गलतियाँ होंगी, तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो कि मतलब आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया अपने एक्सपीरियंस में, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें कि ऐसी क्या चीज़ें जिससे वो बच सकते हैं ताकि वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो? बर्ड्स रखने के 2 तरीके हैं। या तो आप एवियरी में रखें, बड़ी एक जिसे हम कॉलोनी कहते हैं, उसकी अपने कुछ फ़वाइद भी हैं, तो अपने मतलब प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर आप केज बाय केज रखते हैं तो उसके अपने फ़वाइद हैं, कॉन्स भी हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि केज बाय केज रखे जाएँ बर्ड्स। अब अगर हम एक बड़ी फ़्लाइट में जाते हैं, एवियरी में जाते हैं, तो हमें जो फ़र्श है उसके ऊपर बर्ड्स का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट है। अच्छा, वो वहाँ से ड्रॉपिंग्स भी अपने शायद उठाने, मतलब हाइजीन का इशू उसमें हो सकता है बड़ी फ़्लाइट में। आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है कि आप पेयरिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, बर्ड खुद पेयर अप करेंगे, ठीक है। फिर आप अगर उसमें एंटर होते हैं उस पूरी कॉलोनी में, तो एक डिस्टर्बेंस एक अजीब सी है। मतलब आप जा रहे हैं, आप अंदर नेस्ट में चेक कर रहे हैं, वो बर्ड अंडियों को चेक कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। फिर आप एक कॉलोनी में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ब्रीडर अगर किसी के पास 50 पेयर लगा हुआ है, वो ये बता सकता है कि यार कितना % चल रहा है। सही, मेरा नहीं ख्याल मतलब कोई कॉलोनी में 50 में से 50 पेयर ब्रीड करते हैं। मेरा ख्याल है हार्डली कोई 30 पेयर ब्रीड करता होगा, बाकी फारिग घूम रहा होता होगा। सही, इश्यूज़ हैं, फ़ाइट्स हैं। फिर गलती ये हो सकती है कि कॉलोनीज़ में जो उनका नेस्टिंग एरिया है, हंडियाँ हैं, नेस्ट बॉक्सेस हैं, वो एक डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है, ताकि फ़ाइट्स ना हो, खड्डे ना हो। और
काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एक चेकलिस्ट है, मैं बोलता हूँ बना ले बंदा। अगर बंदा ज़ीब्रा फिंचेस या फिंचेस की बात करता है तो सबसे पहले जो चीज़ है, अगर आप केज बाय केज पे जा रहे हैं तो आप ऐसे केजेस सिलेक्ट करें जिसमें परिंदे के लिए फर्श से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, उसमें पहले ग्रिल हो, अच्छा, ताकि वो अपना वेस्ट उसके नीचे ट्रे हो। हाँ सही। और ग्रिल और ट्रे में अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सीड मिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सही। सीड मिक्स का फार्मूला बेस्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कंगनी खिला रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंगनी ही खिलाएंगे तो आप डेफिशिएंसी की तरफ ले जाएंगे बर्ड्स को। प्रोटीन जो है वो कंगनी में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि बर्ड मतलब उसकी जो कमियाँ हैं वो उसकी जो पूरी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए वो डेवलपमेंट। सीड मिक्स का जो फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ अपनी एग्जीबिशन ज़ीब्रा फिंचेस के लिए, उसमें 50% बारीक कंगनी होती है, ठीक है, 20% कनेरी सीड होता है और 10% लाल कंगनी, 10% मोटी कंगनी है, 10% सागर। देखिए, ये चीज़ आप साथ साथ नोट करते रहें, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आप उनको खाना वगैरह खिलाते हैं, जो कंगनी वगैरह है, तो सारी चीज़ें आप साथ के साथ नोट करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ तमाम डिटेल्स वगैरह, ताकि आपको बाद में देखने में आसानी रहे। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में आप कोशिश ये करें कि या तो आप सफाई सुथराई रखें, ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल फर्श वगैरह की। ड्रॉबैक्स हैं, सर्दियाँ आती हैं, आप फर्श से बर्ड का कांटेक्ट होगा तो मतलब पट्टे कूदते, सर्दियों में फर्श ठंडा होता है। या तो कुछ ऐसी बेडिंग आप बिछाएं, मिसाल के तौर पे लकड़ी का बुरादा या कोई ऐसी चीज़। फिर अगेन उसमें अगर माइट्स होती हैं, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सही। तो मेरा ये है कि कॉलोनी को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि जिसमें फर्श से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ये अगेन मेरा एक ओपिनियन है, हो सकता है बहुत से लोग डिसएग्री करें, चलते भी हैं बर्ड, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मैंने अब हम बात करते हैं केज बाय केज। मतलब सबसे पहले तो मैंने पिंजरे की बात करी कि कैसा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा परचेस फिंच के हिसाब से होनी चाहिए, यानी डंडियाँ जो हैं उनकी थिकनेस फिंच के पंजों के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटी ना हो कि भाई वो ग्रिप कर रही है तो सिर्फ मतलब इतनी बड़ी लकड़ी आ रही है और वो मुश्किल से बैठ पा रही है। उसका पूरा जो है फुट पूरा राउंड डायमीटर जो है वो मेरा ख्याल है कि कॉमन फिंच के लिए 10 से 12-13 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए मेरा ख्याल है, जो उसका वो होना चाहिए। इसके अलावा नहाने का पानी बहुत इम्पोर्टेंट है फिंचेस के लिए, खास तौर पे इस मौसम में, जैसा भी मौसम चल, मौसम सर्दियों में भी वो नहाती हैं भाई, ठीक है, उनकी नेचर है, वो नहाएंगी। आप उनको उससे रोकेंगे तो फिर मतलब ये कि बर्ड खुश नहीं रहेगा ना। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समंदरी झाग है, जिसे कटल फिश बोन भी कहा जाता है, और वो इस तरह से लगा होना चाहिए पिंजरे में कि फिंच जब उसके चोंच मारे तो वो एक फर्म रहे, उसे बांधें आप किसी चीज़ से। कटल फिश बोन होल्डर्स भी आते हैं, इस तरह से लगाएं कि फिंच आराम से उसको मतलब खा सकें। इसके अलावा ग्रिट है, ग्रिट कमर्शियल ग्रिट मिल जाती हैं, आप चाहें तो MJ ट्रेडर से मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करके बना सकते हैं, जिसमें सीप का चूरा है, उसमें आपका कटल फिश बोन का चूरा है, उसमें कोयला है, उसमें रेत के मुख्तलिफ ज़र्रात होते हैं। ये ग्रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीड मिक्स में मैंने बात की, ग्रिट हो गई। और फिंचेस को अगर गर्मियाँ हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन सॉफ्ट फूड दें, ठीक है, उसमें आप उबला हुआ अंडा, ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्ब मिलाएं ताकि वो नमी जो है ना वो अंडे की एब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा जो गर्मियों में मैं सब्जियां देता हूँ उसमें सॉफ्ट फूड में मिला के, उसमें आपका लेटस है जिसे आइसबर्ग भी कहते हैं, मिल जाती है आराम से दुकानों पे, ठीक है ना। वो बेसिकली बर्गर्स वगैरह में भी डाली जाती है, थोड़ी क्रंची सी होती है। सलाद पत्ते का वर्जन है बेसिकली, वो क्रंची वर्जन है। इसके अलावा गाजर आप डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक कद्दूकश करके और उसका पानी निचोड़ दें। आप पालक डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बंद गोभी डाल सकते हैं। ये सब सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है। तो अभी जिस तरीके से वेदर में कंटिन्यूसली चेंजेस वगैरह आ रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी हब्स हो रहा है, तो सर्दियों में, गर्मियों में ये जो इस तरीके का मौसम है भी कराची में या पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, एहतियात क्या हो सकती है? बिल्कुल एहतियात हो सकती है। देखिए, मानसून का किसको नहीं पता होता कि मानसून आने वाला है जी, ठीक है। मानसून में होता है ये ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत शदीद बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो डेड एंड शेल लेकर आएगी, बच्चे अंडे के अंदर ही मर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ मानसून में पेयरिंग ना लगाऊँ, मैं ये मानसून का सीज़न गुजरने देता हूँ। और वैसे ही मेरे बर्ड तो गर्मियों में रेस्ट पे होते हैं। मैं तकरीबन नवंबर से फरवरी मार्च तक ब्रीड लेता हूँ। जो मेरी इंग्लिश
ज़ीब्रा फिंचेस हैं उनकी। और ये समझ लें कॉमन ज़ीब्रा फिंचेस तो गर्मी में भी ब्रीड करती हैं, लेकिन ये कि ये इनफर्टिलिटी और डेड एंड शेल के इश्यूज़ इस नमी वाले मौसम में आते हैं। आपने नमी वाले मौसम में बहुत एहतियात करनी है। जो आप पानी दे रहे हैं उसमें आप डेली चेंज करें पानी, वैसे भी डेली चेंज करना चाहिए पानी, नहाने का पानी हो प्रॉपर। फीड को आप रोज़ाना साफ़ करेंगे क्योंकि नमी से दाना ख़राब होता है। और कोशिश करें नमी वाले मौसम में, बारिशों वाले मौसम में अगर आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो आप डेली एडमिनिस्ट्रेटर करें, उनको 5 घंटे में 6 घंटे में हटा दें, क्योंकि फिर वो फंगस और इस तरह के इशूज सड़ सकता है फूड। ये तो हो गई गर्मियों की बात। गर्मियों के हवाले से आपको और कोई सवाल ज़ीब्रा फिंच के हवाले? नहीं, बस जो आपने एहतियातें बता दी। सर्दियों देखिए 2 चीज़ें, एक तो सफोकेशन नहीं होनी चाहिए ज़ीब्रा फिंचेस के सेट में, हवा का चलना बहुत ज़रूरी है, हवा रुके नहीं। ठीक है। एक अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हम अगर अपनी बात करें तो हमारे जिस्म पे बाल हैं सिर्फ, और गर्मी में हमें कितनी गर्मी लगती है। ये बर्ड्स हैं, इनके बॉडी के ऊपर फेदर्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हफ्स होता हुआ गर्मी होती होगी तो इनका क्या हाल होता है। ये चोंचे मुंह खोल के बेचारी सांस ले रही होती है। तो ये कुछ थे मतलब मामलात गर्मियों के हवाले से। और फिंचेस में एक चीज़ है कि माइट्स वगैरह का हो जाना भी फिंच को बड़ा डिस्टर्ब करता है। आप नोटिस करें बहुत ज़्यादा खुजला रही हैं तो आप आइवरमेक्टिन जो कि सस्ता एक मतलब समझ लें कि मिल जाता है आपको पोल्ट्री वगैरह की दुकानों से, वो भी दे सकते हैं। मैं स्कैट भी यूज़ करता हूँ, इंडेक्टो भी यूज़ करता हूँ। ये दोनों इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। स्कैट रान बर्ड के रान मान पे एक ड्रॉप डलता है सिर्फ, तो उसके पेट में, जिगर में, जिल पे जितने भी माइट्स हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अच्छा, जैसे फिंचेस वगैरह को अगर नेचुरल लाइट नहीं मिल रही, ठीक है, तो उसके अलावा उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? और दोनों में बेहतर क्या है कि जो उनको मेडिसिन वगैरह है, फिर एडिशनल कैल्शियम वगैरह वो दिया जाए, या फिर नेचुरल लाइट ही उनके लिए ज़्यादा? सबसे पहले एक बात समझें, रेस्टिंग सीज़न इज़ समथिंग डिफरेंट, ब्रीडिंग सीज़न डिफरेंट। ठीक है। जब बर्ड ब्रीड पे नहीं हो तो वो फ्लाइट्स में होना चाहिए। अच्छा, फ्लाइट्स में होना चाहिए, बड़े केजेस में होना चाहिए। अगर कि आप के पास बड़े केजेस हैं और सनलाइट है तो नथिंग इज़ बेटर देन दिस। मतलब सनलाइट बहुत हीलिंग के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। कैल्शियम और विटामिन D3 के इंपोर्टेड भी आते हैं, लिक्विड होते हैं, वाटर सॉल्युबल। मैं अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स से मैं तो नेक्टॉन MA यूज़ करता हूँ, और कभी डेली नेचर का कैल्शियो प्लस भी यूज़ करता हूँ। तो इनमें वो चीज़ें हैं, तो मैं थ्रू आउट चला रहा होता हूँ। हफ्ते में गर्मियाँ भी हो तो मैं हफ्ते में 2 दिन तो सॉफ्ट फूड में मिला के देता हूँ। और तो आपकी जो बात थी कि भाई सनलाइट तो ज़रूरी है, अगर नहीं हो तो फिर ये आप ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे। मियालिक एक बहुत अच्छा सस्ता जो है वो सोल्यूशन है, काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। उसमें कैल्शियम और विटामिन D3 का भी है, वाटर सॉल्युबल, वो भी यूज़ किया जा सकता है। और ये समझ लें कि बस ये नेसेसिटीज़ आपने पूरी करनी है, आपके ऊपर रिजल्ट ज़रूर आएगा। अच्छा, मेरा भी एक और सवाल है कि मतलब जब पेयरिंग करनी हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से की जाए? पेयरिंग बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्टॉक किस तरह का अवेलेबल है। अगर आपके पास ऐसी ज़ीब्रा फिंचेस हैं जो कॉमन ज़ीब्रा फिंचेस हैं, ठीक है, तो आप मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप बाइंग करें तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप पट्ठे बाई करें। ठीक है। आपको नहीं पता अडल्ट आप जो ले रहे हैं वो पीछे कितनी ब्रीड कर चुके हैं, क्या है, या तो आप ब्रीडर को पर्सनली जानते हो, सही है, और आपने उसके घर पे देखे हो बर्ड्स के, वो अभी तक ब्रीड पे नहीं लगे, तो यंग बर्ड्स आप लें, उनको रेस करें, नरों को अलग फ्लाइट में, मादाओं को अलग फ्लाइट में। जब वो मेच्योर हो जाएं तो गो फॉर द पेयरिंग। मतलब अगर एक जैसे बर्ड हैं तो आप लगा दो। अगर आपके पास CFW ब्लैक चीक है सिर्फ, ठीक है, कॉमन ज़ीब्रा फिंचेस जिसे आमतौर पर लोग वाइट ज़ीब्रा फिंचेस, तो आप कॉलोनी में हंडियाँ वगैरह लगाएं, डिस्टेंस से सारी चीज़ें दें, नेस्टिंग मटेरियल दें, उनको ग्रिड दें, उनको समंदरी झाग दें, उनको नहाने का पानी दें, सीड मिक्स अच्छा दें, और बस पेयरिंग लगाएं। हाँ, अगर आपके पास डिफरेंट म्यूटेशन हैं तो फिर आपने देख के पेयरिंग लगानी पड़ेगी। अगर हम फुल ऑरेंज की बात करें तो फुल ऑरेंज मेल के साथ फुल ऑरेंज फीमेल नहीं लग सकती। सही है। फुल ऑरेंज मेल के साथ हाफ ऑरेंज फीमेल लगेगी, या अगर फुल ऑरेंज फीमेल है तो हाफ ऑरेंज मेल लगेगा। अगेन अगर किसी और म्यूटेशन की बात करें, पेस्टल के साथ पेस्टल नहीं लगाना चाहिए, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट ना लगे। मतलब ठीक है। क्रेस्टेड ज़ीब्रा फिंचेस में डोमिनेंट है, पेस्टल डोमिनेंट है, ग्रे चीक डोमिनेंट है, फॉन चीक डोमिनेंट है, ब्लैक फेस डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट
जेनेटिक एलील के साथ डोमिनेंट नहीं लगना चाहिए। सही। तो पेयरिंग की बात है, डिपेंड करता है, मतलब पेयरिंग इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ बर्ड्स यू आर कीपिंग। तो अगर आप लोगों की कोई भी अगर पेयरिंग के हवाले से सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी फुल कोशिश होगी कि मैं अनवर भाई से डायरेक्टली वो आपका सवाल इनसे पूछिए, आपको उसका रिप्लाई करो। बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स एंड ज़ीब्रा फिंचेस के जी मेनली, वैसे तो ज़ीब्रा फिंच सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, लेकिन वो उनके पास जो बर्ड्स आए हैं वो वहीं से ड्राइव होकर आए हैं, मतलब शिप हुए हैं वो। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ेब्रा फिंचेस जो है वो टेम्परेचर में कैसे जाते हैं? मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं यार कि टेम्परेचर क्या चाहिए और ज़ीब्रा फिंचेस को कब, किस तरह, कैसे ब्रीड आएगी, कब आएगी। तो भाई ये बेसिकली आप उनको जितना अच्छा कंफर्ट देंगे, जितना अच्छा प्रेमिसेस देंगे, जितना अच्छा टेम्परेचर देंगे जी, वो ब्रीड करेंगी। मेरे हिसाब से तकरीबन 28 से 30 सेंटीग्रेड अगर हो तो ज़ीब्रा फिंचेस ब्रीड कर लेती हैं और सफोकेशन ना हो, हवा पास हो रही हो। 30 से ऊपर 31, 32, 33 ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है ज़ीब्रा फिंच के लिए। अच्छा, हाँ, अगर आप गर्मियों की बात करें, सर्दियों में तो यार मतलब मैंने तो 8 डिग्री में मेरे पास अलहमदिल्ला चली हैं, लेकिन ज़ीब्रा फिंच के लिए दो चीज़ें, एक तो इंतहाई गर्मी, हफ्स वाला माहौल जी, या फिर बहुत शदीद ठंडी हवा। ज़ीब्रा फिंच को या छोटी छोटी स्पीशीज़ को बेसिकली ठंडी हवा मारती है, ठंड नहीं मारती है, ठंडी हवा उसको मार। मेरे मास्टर गेज सर्दियों में जो छत पर है, मैं पूरा उसको प्लास्टिक से कवर नहीं करता, मैं ऊपर से तकरीबन 1-1 फीट छोड़ता हूँ पूरी यूँ करके एक लूप, ताकि वेंटिलेशन होती रहे। अच्छा, तो ये बातें वेंटिलेशन वो तो चाहे हम हो या फिर जो भी। गर्मियों में टेम्परेचर मैंने बताया तकरीबन 28 से 30 से ऊपर नहीं आना चाहिए। आप उसको कोशिश करें, आप फैंस लगाएं, ठीक है। आप अब तो खैर मिस्टिंग के लिए भी ऐसे पाइप आ गए हैं जो ऊपर लगेंगे तो वो मिस्ट करते रहेंगे, छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स छोड़ते रहेंगे, वो अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स मार्केट में। अच्छा, और अगर आपके पास बहुत कीमती बर्ड्स हैं, बहुत अच्छे बर्ड्स हैं, तो आप एयर कंडीशनिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपने वो एयर कंडीशनिंग ये देखना है कि आया फिर वो रात में आप क्या बंद कर देंगे या उसको एक एयर मखसूस कंडीशनिंग टेम्परेचर पे जिस चला तरह सकते से हैं ताकि वो हमारे टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे। पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है और जो पर यूनिट बढ़ता जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल, या तो फिर यहाँ पे अपने लिए एसी लगाना मुश्किल हुआ है, फिंचेस के लिए तो और मुश्किल तो होगा। अगर बहुत ऐसी वैरायटी है जो बहुत हाई क्वालिटी की, या मतलब लाइक किसी ने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और किस्म की बर्ड मंगा लिए हैं जी, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है, एयर कंडीशनिंग पे जा रहा है, तो मेरा ख्याल है आ गए हैं मार्केट में, थोड़ा टाइम लगेगा। 12 वोल्ट पे चलने वाले एसीज़, लेकिन अभी उनको आम होने में टाइम लगेगा, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, खैर, लेकिन ये सारी बातें थी। आई होप आपको जो है वो कुछ हमारे मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ जितने हमारे व्यूवर्स हैं बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो बिल्कुल हमें आगे कीजिएगा। अच्छा अनवर भाई, ये तो हो गई बहुत सारी ज़ेब्रा की बात है और बहुत सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो मुझे ज़रा थोड़ा बेंगलीज़ के बारे में बता दें। बेंगलीज़ की अगर बात करें तो एक गिफ्ट है नेचर का। अच्छा, बहुत अच्छा गिफ्ट है। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि किस तरह प्रोड्यूस हुई हैं। अच्छा, क्या आया कि कोई हाइब्रिड बर्ड है, बनाया गया है। ज़्यादातर जो मुफक्किर हैं या समझ लो कि जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं छोटी फिंचेस की, वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली कुछ मुनिया की वैराइटीज़ और उन पर मिलू के बनाई गई है और जापान में इस पर काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, अगर आप फॉस्टरिंग बेंगलीज़ की बात करें, आम तौर पे देखें लोग बेंगलीज़ एक ब्यूटी हैं। 2 से 3 बेंगलीज़ ट्रायो भी यूज़ करते हैं लोग। एक फॉस्टरिंग यूनिट में आपने डाल दिया और पहले उनको डमी अंडे दिए, अवेलेबल हैं आमतौर पे फाइबर के एग, वो आप पहले उनको डमी अंडे दें। बेंगलीज़ मैच्योर होनी चाहिए, कम से कम 6-7 महीने की होनी चाहिए। और उस पर जब आपको ये इंश्योर कर लें आप कि भाई हाँ जो आपने डमी अंडे रखे हैं वो सही सेक रही हैं, तो फिर आप अपनी जो फिंचेस हैं उनके अंडे उसमें दौड़ा सकते हैं और वो अच्छा रेस करती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 3 मेल्स की जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फ़ीमेल रखने का ये कि कभी एग भी ले कर देती हैं, फिर कभी एक पेयर बन गया, अंदर एक मेल बन गया, तो वो थोड़ा सा दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिस 3 मेल्स की है। अच्छा, 4 भी यूज़ किए जा सकते हैं। आयवन मीरा जो कि समझ लें कि मैनी टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन है गोल्डियंस का, ठीक है, वो स्पेन से है और वो भी बेंगलीज़ यूज़ करते हैं और वो नॉर्मल बेंगलीज़ होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है 3 मेल वो यूज़ करते हैं। अभी आपने बताया 3 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिकमेंड क्या करेंगे? 3 मेरे हिसाब से 3 मेल 3 हो, ठीक है।
अच्छा, अब बेंगलीज की कलर्स पे बात करते हैं तो ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो सबसे पहले ये समझ लें कि जो प्रॉपर जो यूरो आई हैं, ठीक है, वो 2018 में बेल्जियम से बहुत अच्छी ब्रीडर है डेक्स्टर मॉर्गन। उनके ब्लैक ब्राउन आया, ब्लैक ग्रे आया, पर्ल ब्राउन आया, पर्ल ग्रे आया और चेस्टनट और इस तरह की कुछ कलर आए। और कराची में मुख्तलिफ, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों ने वो कलर लिए, मैंने भी लिए, मैंने उनको ब्रीड कराया। इंतहाई खूबसूरत बर्ड्स हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग द क्वालिटी। ठीक है। मैं आज कल जो यूरोज देख रहा हूँ उसमें मिलावट है बहुत। अच्छा। मिलावट हो गई है। अच्छी भी हैं, लोगों के पास अच्छी बेंगलीज भी हैं। कुछ बहुत ज़बरदस्त वैरायटीज़ इंपोर्ट हुई हैं अभी, जैसे क्रीमिनो है, ग्रे इनो है, बहुत अच्छी कंट्रीज से आई हैं। एक बहुत अच्छे ब्रीडर भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी। हैंक वैन मॉफर्ड के बहुत अच्छे कलर आए हैं। अच्छा। टाइनस लीगिस की जो कि नीदरलैंड के हैं, उनकी क्रीमिनो आई है और बहुत अच्छी बेंगलीज आई हैं। मेरे पास समझ लें कि मैं बेंगलीज पे भी तकरीबन कोई 2018 से काम कर रहा हूँ, मतलब यूरो पे। और ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ग्रे, पर्ल ब्राउन, पर्ल ग्रे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रीड कराई हैं और बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। बस बात ये कि बंदा क्वालिटी मेंटेन करे। क्वालिटी तो वो तो चाहे मेंटेन करे, हाँ, टाइम पे ब्रीड पे लगाए, प्रॉपर मैच्योर हों और पट्ठों को जब रेस किया जा रहा है तो उनका वेट किया जाए, उनको डेवलप होने दें पहले, क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। और अगर आजकल बेंगलीज की बात करें तो क्रीमिनो हॉट केक हैं, ग्रेइनो हॉट केक हैं, सही। और इसके अलावा बहुत से कलर हैं, जैसे पर्ल ग्रे है, रेड ब्राउन है। बहुत अच्छी बेंगलीज अवेलेबल है मार्केट में। और अगर कोई फैंसियर चाहता है कि वो यूरोस पे काम करे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर द क्रीमिनो। बहुत अच्छा खूबसूरत कलर है और क्रीम कलर की बेंगलीज है, लाल कलर की आँख है उसकी। इसी तरह ग्रीनो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। पर्ल ग्रे पे काम करें, अच्छा है, फ्रूटफुल है आगे। तो ये चीज़ें, ये बेंगलीज के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कशन था और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और साथ ही साथ जो है मतलब मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अगर आपको भी कोई सवालात हों तो फिर से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इनसे पूछ के आपको फ़ौरन उस हवाले से गाइड कर दूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर इस तरीके की और मज़ीद इंटरव्यूज़ वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।